हेलो गाइस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q4 और FY26 होल ईयर का रिजल्ट्स निकले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैंक फॉर अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। एंड स्पेसिफिकली आफ्टर द फेब्रुअरी फ्रॉड इंसिडेंट इन द चंडीगढ़ ब्रांच, ये वाला रिजल्ट एंड मैनेजमेंट के कॉन कॉल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्विकली लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू इट। आई शेयर माय स्क्रीन एंड टेक यू टू द पेज। पहले ना सबसे पहले ओवरऑल हेडलाइन देख लेते हैं अबाउट द रिजल्ट्स एंड देन विल गो इनटू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गाइडेंसेस दैट द मैनेजमेंट हैज गिवन ड्यूरिंग द कॉन कॉल। ओवरऑल लेवल पे देख लो, ग्रॉस एडवांसेस अभी 2.8 लाख करोड़ पहुंच गया है। 20% YOY में ग्रो किया एडवांसेस एंड 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दिस इज इन लाइन विद द रेट एट विच दे ग्रो देयर लोन बुक। तो ये सही था। डिपॉजिट्स हाउएवर अभी 2.94 लाख करोड़ में पहुंचा है, बट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट ऑन अ YOY लेवल वाज ओनली 17%। ये नंबर हम लोग जब प्रीवियसली चेक करते थे ना, तो आईडीएफसी बैंक का 22% होता था। तो ये जो 3 से 5% की डिक्लाइन हुई है YOY लेवल पे डिपॉजिट पे, इसके ऊपर मैनेजमेंट का काफी कमेंट्री था, बिकॉज दिस वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फ्रॉड इंसिडेंट एंड सम अदर फैक्टर्स सच एज इन लोगों ने अपना कासा पे रेट्स कट किया था। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर द बैंक फॉर Q4 was 5.93%, जो ऑलमोस्ट सेम ही है एज ऑफ लास्ट ईयर, एंड फॉर द होल ईयर इट स्टॉप्ड एट अराउंड 5.73%। GNPA रेशियो एंड NNPA रेशियो बैंक का काफी ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इट इज एट लेवल विथ वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी बुक्स ऑफ मोस्ट बैंक्स इन इंडिया। GNPA इनका 1.61% और NNPA 0.48% है। SMA 1+2 जो रैम सेगमेंट होता है उनका, जो वो अपना रिटेल एग्री और MSME सेगमेंट बोलते हैं, उधर भी द SMA book was only around 7.8%, which is also a good improvement both on a QOQ and a YOY basis. कासा डिपॉजिट्स में बात कर लेते हैं। कासा हैज रीच अराउंड 1.46 लाख करोड़ ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 2.94 लाख करोड़। तो ये आपका वही अराउंड आपका 50-51% के आसपास है। 24% YOY पे कासा बढ़ा है, बट QOQ लेवल आप देख रहे हो, कासा डिक्लाइन बाय 2%। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वॉज बिकॉज ये जो फ्रॉड इंसिडेंट होने के बाद ना, इट माइट हैव हैपेंड कि सम ऑफ द रिटेल डिपॉजिट्स से अपना पैसा उठाया होगा पब्लिक ने एंड मूव्ड इट टू सम अदर बैंक्स। तो इसके ऊपर भी मैनेजमेंट का काफी कमेंट्री था, जो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। एवरेज कासा डिपॉजिट फॉर द पीरियड 32% YOY से बढ़ा है। कासा रेशियो एज ऑफ Q4 नंबर इज अराउंड 49.8%, but on average level, average CASA ratio has been around the 50% level. Cost of funds बैंक का around Q4 पे 6% है, which has been improving trends in the last 5-7 quarters। 51% की बिप्स की ड्रॉप भी हुई है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो दैट इज अराउंड 1492 करोड़। इसमें इसमें देयर हैज बीन सम वन टाइम इम्पैक्ट, जिसके बारे में वी विल टॉक लेटर डाउन द लाइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैंक की 319 करोड़ है, बट अगर वो वन टाइम इवेंट्स को मैं हटा देता हूँ, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली ये चंडीगढ़ वाला इवेंट एज वेल एज सम अदर थिंग्स, ट्रेडिंग गेन्स को अगर मैं माइनस करूँ, तो इनका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अराउंड 746 करोड़, जो अराउंड 145% हायर है देन द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर। कैपिटल एडिक्वेसी भी इनका बहुत ही स्टेबल और अच्छे जोन पे है। नाउ लेट्स क्विकली गो एंड डीप डाइव अ लिटिल इनटू द रिजल्ट्स। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सबसे पहले into how they have grown their RAM book। तो उनका RAM book है रिटेल एग्री एंड MSME बुक। तो आप देख रहे हो कि consistently एक exponential kind of growth has kicked in the RAM book from March 19 onwards, and they are at their highest level loan book in this particular segment। देन वो लोग बात करते हैं कि उनका जो होलसेल लोन बुक है ना, होलसेल लोन बुक में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। सो दे सेड दैट सिंस इनिशियली दे हैड अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बैड लोन्स इन देयर बुक, तो दे वर कीपिंग दैट लोन बुक फिक्स, एंड ओवर द पीरियड ऑफ March 22 March 24 ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक को डीग्रो किया है बहुत एग्रेसिवली। आप देख रहे हो 68,000 करोड़ से इन लोगों ने इसको 34,000 करोड़ किया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। Now they are saying that now their percentage, this particular loan book is a very small segment of their entire loan book, right? तो अब क्या इन लोगों देख रहा है कि इस लोन बुक में ना होलसेल क्वालिटी ऑफ द बुक, दैट इज इनका NPA और GNPA इज एट रिकॉर्ड लोस। इसका मतलब प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी है इनका होलसेल लोन बुक में राइट नाउ। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट ये लोग अभी फोकस कर रहे हैं टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स दे आर गिविंग टू एसोसिएट, बट उसमें भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसमें भी दे आर नॉट फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर सेक्टर और वन पर्टिकुलर कस्टमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को लोन बुक कॉर्पोरेट लोन्स दे रहे हैं, and they have increased their corporate loans, the loans that they have given into the market by around 30% on a YOI level। तो ये ग्रोथ आप लोगों को इधर से दिख रहा होगा।
नेक्स्ट आता है कि वही वही हिस्टोरिकली वही मैनेजमेंट बोल रहा है कि दे हैव रिड्यूस देयर होलसेल लेंडिंग फ्रॉम 16% ऑफ देयर इंटायर बुक टू अराउंड 5%, 4% तक ले गए थे। नाउ धीरे धीरे करके दे आर इंक्रीजिंग इट, but the management said that it will still be maintained in a proper level. It will not go back to the initial highs that they had initially reached. फिर आ जाते हैं इधर लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हो कि 20% लेवल पे उनका 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 लोन बुक बढ़ा था, स्पेसिफिकली रैम एंड होलसेल अगर मैं कंबाइन करूँ। इवन ऑन अ क्यूओक्यू लेवल द इट्स अ हेल्दी ग्रोथ रेट ऑफ 4%, राइट। तो इसमें एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ गिविंग आउट लोन्स टू द पब्लिक, दैट हैज नॉट स्लोड डाउन फॉर द बैंक। फिर आगे बात करते हैं कि इनका 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 जो लोन बुक है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। रिटेल, होलसेल, मॉर्गेज बैक लोन्स और एमएसएमई मिला के इट्स ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द बुक। तो काफ़ी सिक्योरिटाइज लोन बुक है इनका। आगे बात करते हैं। So they are saying that only 14% of their entire loan book is unsecured retail credit. Unsecured retail credit में क्या आ जाता है? ये आपका आ जाता है अगर आप जैसे पर्सनल लोन्स देते हो कि सैलरीड पर्सन को, आप डिजिटल पर्सनल लोन देते हो जो इंटायर केवाईसी ऑनलाइन होकर आप लोगों को लोन आ जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड इज अ पार्ट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। सो वो बोल रहे हैं कि आउट ऑफ माई 2.9 लाख करोड़ लोन बुक जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग है एज ऑफ March 31, 2026, ओनली अराउंड 14% इज अनसिक्योर्ड। सो विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कि उसमें कुछ गलती हुआ तो आई कैन इजीली मैनेज इट थ्रू प्रोविजंस एंड इट इज नॉट अ बिग पार्ट और अ बिग चंक ऑफ माय लोन बुक। ऑल्सो ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा जीएनपी एंड एनएनपीए रेशियो ऑफ दिस अनसिक्योर्ड लोन बुक इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई, इट्स अराउंड 1.3 एंड 0.39%। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इन लोगों ने जो लोन बांटा है, राइट, उसमें ग्रोथ कौन कौन से सेगमेंट से आया है, राइट। तो मेजोरिटी ग्रोथ आप लोगों को देखोगे व्हीकल लोन्स दैट दे हैव ग्रोन बाय 27.5% YOY एंड कंज्यूमर लोन्स 22.6%। ये तो जो रिटेल सेगमेंट है ये दोनों सेगमेंट में काफी ग्रोथ हुआ है। ऑल्सो ये दोनों सेगमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ बिग चंक ऑफ द रिटेल फाइनेंस लोन बुक, राइट। 53,000 और 33,000, that's almost 50% of the loan book in the retail finance book. कुछ न्यू सेगमेंट्स ऑब्वियसली द बैंक हैड लॉन्च इन द लास्ट 1-2 क्वार्टर्स, वो था एजुकेशन लोन, फिर उनका गोल्ड लोन्स। तो इसमें भी एट अ लो बेस द ग्रोथ हैज बीन डिसेंट। स्पेसिफिकली गोल्ड लोन हैज ग्रोन बाय 79% ऑन अ YOY लेवल एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू स्केल अप दिस सेगमेंट्स ऑफ द बैंक। रूरल फाइनेंस अगर देखो जिसमें माइक्रो फाइनेंस ऑलमोस्ट आपका पकड़ लो इंटायर रूरल फाइनेंस बुक का 30% के आसपास होगा, उसमें काफी डी ग्रोथ है। माइक्रो फाइनेंस की बुक जो 9,500 करोड़ थी इन ऑफ March 25, जब एकदम हम लोग पीक पे थे ऑफ द एमएफआई क्राइसिस, अभी एक साल बाद वो 6,662 करोड़ हो गया है and that is a 30% decline on a YOY level. But on a QOQ level, management ने ये microfinance की loan book को maintain किया है. They have not increased or decreased it much. But the future plan is to start increasing the MFI loan book at a pace of 15 to 20% over the next years. ये management ने कॉन कॉल में बोला है. Then business finance में भी a lot of focus has gone into increasing their wholesale loans जो अपने वो कॉर्पोरेट्स को देते हैं एंड बिजनेस बैंकिंग के लोन्स दोनों 30% से ज्यादा पे बढ़े हैं। लाइबिलिटी साइड में थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ा बैंक बोल रहा है कि ये जो है ना ये अपना ब्रांच नेटवर्क को काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड किया, ठीक है। ये 5.6 टाइम्स कर दिया अपने ब्रांच नेटवर्क को। 206 ब्रांच था इनके पास मर्जर के टाइम पे 2016-17 के टाइम पे। नाउ दे हैव मूव्ड टू 1147 ब्रांच। और ये ब्रांच पे जो ओपेक्स लगता है ना एक ब्रांच को सेट करने के लिए, ये अभी मैच्योर हो रहा है ब्रांचेस और इसमें से ये लोग ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा बाद इन लोगों ने अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के बारे में किया है विच इज देयर सेइंग इज वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल बैंकिंग एप्स विद अ 4.9 रेटिंग आउट ऑफ 5 on Android and 4.8 on iOS. So this is something that the management highlights a lot of time. अब थोड़ा बात कर लेते हैं डिपॉजिट्स पे क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग था। देखो IDFC बैंक की डिपॉजिट्स ना 20-22% से हर साल बढ़ रहे थे एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि द बैंक वाज एबल टू मेंटेन दैट 20% रेट ऑफ क्रेडिट एडवांसेस। और डिपॉजिट ग्रोथ इन लोगों को बहुत फायदा देता है बिकॉज इनका मेजोरिटी जो डिपॉजिट बुक होता है ना वो कासा होता है। दैट इज लाइक 50-52% ऑफ द इंटायर डिपॉजिट्स आर कासा। और कासा क्या है? कासा इज द लोएस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द बैंक क्योंकि कासा में इन लोगों का सेविंग्स अकाउंट पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट रहता था, ठीक है। तो इससे उनको बहुत इजीली बहुत सस्ते में उन लोगों को कैश कैश मिलता था, दो बाद में दूसरे कस्टमर्स को हायर इंटरेस्ट पे चार्ज कर सकते थे। अभी क्या हुआ है, अभी जो ये February मंथ आया था ना जहाँ पे ये गांधी चंडीगढ़ वाला इंसिडेंट हुआ ऑफ 600 करोड़ की फ्रॉड, उसके वजह से बैंक ने क्या बोला है कि ऑन अ QOQ लेवल मेरा ना कासा बुक बहुत 0.6 था परसेंट से ही ग्रो किया, इट डिड नॉट ग्रो एट ऑल। रीजन इसका था मैनेजमेंट बोल रहा है 2 रीजंस। पहला रीजन था कि ऑब्वियसली देयर वाज एन इम्पैक्ट इन पब्लिक सेंटीमेंट बिकॉज डिपॉजिट से ये जो इंसिडेंट हुआ था फ्रॉड इंसिडेंट के बाद
क्योंकि ये एक डिपॉजिट रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था, तो मेनी पीपल वुड हैव आइडियली टेकन आउट ऑफ चंक ऑफ देयर कासा डिपॉजिट्स फ्रॉम द बैंक एंड मूव्ड इट टू सम अदर बैंक्स। ठीक है, एक तो ये रीजन। सेकेंडली मैनेजमेंट में बोला, दूसरा रीजन वाज कि देखो इन लोगों ने ना ये जो ये क्वार्टर था, ये जो Q4 था, इसमें इन लोगों ने अपना कासा रेट्स पे इंटरेस्ट रेट्स पे रिडक्शन किया था इन द रेंज ऑफ 50 to 200 बेसिस पॉइंट बेस्ड ऑन डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स। ठीक है, उसके वजह से बिकॉज कस्टमर्स को उतना रेट ऑफ डिपॉजिट नहीं मिल रहा था, इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा था, सो सम अमाउंट ऑफ कस्टमर्स वुड हैव आइडियली विथड्रॉन देयर कासा बुक फ्रॉम द बैंक एंड मूव्ड इट टू सम अदर बैंक। यही दो मेजर रीजंस मैनेजमेंट में अपने कॉन कॉल में बोला है फॉर द रिडक्शन इन फॉर द कासा बुक नॉट ग्रोइंग ऑन अ QOQ लेवल। ठीक है, बट मैनेजमेंट को जब पूछा गया था कि आप लोगों को कैसा लगता है, डू यू थिंक दैट your particular deposit will again scale up to the 4 to 4.5 रेंज पे जो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करते थे? तो मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया ऑन दिस। दे हैव सेड कि देखो मेरा जो Q1 ऑफ FY27 स्टार्ट हुआ ना अप्रैल मंथ, इसमें ही मेरा बहुत अच्छे से डिपॉजिट मेरा कासा बुक भी अच्छे से ग्रो हो रहा है और मेरा डिपॉजिट बुक जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं बैंक में वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इट इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर रेट देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। सेकेंडली वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फेब्रुवरी मंथ जो था ना, फेब्रुवरी मंथ में तो ये चंडीगढ़ फ्रॉड केस हुआ था। मार्च मंथ में इटसेल्फ वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो मेरे न्यू अकाउंट्स ओपन होते हैं ना बैंक में, जो मेरा कासा अकाउंट्स न्यू ओपन होते हैं बैंक में, उसमें देयर वाज नो लोअरिंग ऑफ पेस। उसमें इनफैक्ट पेस ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट्स इन माय कासा डिपॉजिट्स वाज सेम एज दैट व्हिच वाज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, व्हिच वाज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इंक्रीमेंटली कोई एडवर्स इफेक्ट ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट बैंक को नहीं दिख रहा है। एंड मैनेजमेंट ये बहुत ऑप्टिमिस्टिकली भी कॉन कॉल में बोला है कि दे एक्सपेक्ट दैट देयर deposits will return back to the 4 to 4.5% range QOQ growth, and it might even be better than what was there during the previous year. मतलब we can on an average level expect कि बैंक अपनी कासा बुक एंड अपनी डिपॉजिट बुक को आराम से at a range of 20 to 22% grow कर पाए. This is what the management is saying, and the management said that this is because they have built a very strong branding from the branch and the public has a lot of trust on the branch. मैनेजमेंट ने बोला कि मेरे को इतने कॉल्स भी आए थे, जो भी वैद्यनाथन है इनके सीईओ, जैसे दे रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स दैट फ्रॉम अ लॉट ऑफ कस्टमर्स दैट वी हैव ट्रस्ट इन द बैंक एंड वी विल नॉट बी taking out of deposits so easily from the bank, and this was a one-off event. So this was like a talk on the sentiment and the guidance that the management has given. इसको जब कासा बुक भी आप देख रहे हो, स्पेसिफिकली कासा बुक जो मैंने बात किया, देयर वाज 2.5% ड्रॉप बेस्ड ऑन द रीजन जो मैंने आपको अभी बोला है. ठीक है, एक और बात कर लेते हैं. तो इसके ऊपर जो लोग के एनालिस्ट थे इन द कॉल, दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन कि नाउ बिकॉज आपकी डिपॉजिट स्पेस पे नहीं ग्रो किया इस क्वार्टर, और आपका क्रेडिट आपने 20% से ग्रो किया है, तो आपने LCR रेशियो वुड आइडियली हैव अगेन बीन नियर द 100 और 100 से ज्यादा हो जाएगा. तो व्हाट इज योर कमेंट्री ऑन दैट? वेयर डू यू वांट टू टेक योर लोन टू क्रेडिट रेशियो, डिपॉजिट टू क्रेडिट रेशियो? तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि वी वांट टू कीप इट एट द 100% मार्क, व्हिच इज अ फेयर नंबर एंड इट इज आल्सो विद इन द RBI लिमिट्स. तो दिस वाज ऑल ऑन दैट. बैंक यही बोल रहे हैं दैट दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर लायबिलिटीज बेस. उनका जो डिपॉजिट बेस है उसमें 79% ऑफ ऑल डिपॉजिट्स आर रिटेल इन नेचर और ग्रैन्युलर इन नेचर, विच गिव्स देम हाई क्वालिटी ऑफ फंड्स एंड ऑल्सो काफी डाइवर्सिफाई कर देता है फ्रॉम इरेटिक बिहेवियर ऑफ कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बात कर लेते हैं. मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी हाईलाइट किया था दैट देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स आर नाउ इन लाइन विद द मिड टायर बैंक्स. ये उन्होंने प्रीवियस Q3 कॉन कॉल में भी बोला था. इंपॉर्टेंट पॉइंट मैनेजमेंट ने इस बार बोला था कि दे आर ऑपरेटिंग, द IDFC फर्स्ट बैंक इज ऑपरेटिंग इन अ वेरी गुड कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इट इज मच बेटर देन अ लॉट ऑफ मिड टायर बैंक्स. क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये जो IDFC फर्स्ट बैंक मर्जर के टाइम पे इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स रेशियो, cost of funds was around 7.8%. ठीक है, but right now in Q4 FY26 they brought it down by 180 basis points to 6%, right? But mid tier banks की जो cost of funds थी in during FY19 वो 6.3 था, and they have still been able to bring it down to only around 6.09%. That is a 21 basis point correction. So operational efficiency as well as cost management of IDFC First Bank, the management is saying, is much better than a lot of mid tier banks. ठीक है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के बारे में बात किया. देयर वाज अ स्लाइट एलिवेशन, राइट, जो मैंने बोला. हिस्टोरिकली इट हैज बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग. दिस टाइम इट वाज एलिवेटेड बिकॉज मेरी डिपॉजिट्स में थोड़ी हिट हुई थी. मैनेजमेंट की गाइडेंस है, विल कीप इट अराउंड 100% एंड दैट विल बी द ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड. डिपॉजिट बोरोइंग्स के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. थोड़ा आगे बढ़ते हैं.
हाँ, आगे बढ़ के थोड़ा ये चेक कर लेते हैं कि बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में काफी कमेंट्री आई थी फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोल रहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी इज नाउ एट 99.6% एक्सक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, which is in line with their historical best collection efficiencies. Even in microfinance वो लोग बोल रहे हैं कि collection efficiency is now at 99.7%। ये MFI क्राइसिस जब हुआ था, क्यों जो 4 क्वार्टर्स ऑफ FY25 एंड अर्ली 1-2 क्वार्टर्स ऑफ FY26 था, उस टाइम पे रिडक्शन हो गया था माइक्रो फाइनेंस की कलेक्शन एफिशिएंसी पे, बट नाउ इट्स एट 99.7 विच इज वेरी हाई। एंड बैंक ये भी बोल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में सिर्फ नहीं, even across the entire segment of IDFC Bank, all across their entire liabilities and asset book, उनका जो slippages हो रहे थे वो काफी reduce हुआ है। They said that there's been a 15% decrease in slippages on a QOQ level and even on a YOY level slippages काफी कम हुए। एंड स्लिपेजेस जब कम हो जाते हैं राइट, तो मेरा एनपीए में उतना हिट नहीं होता, मेरे एनपीए लो हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव सीन दैट देयर एनपीए रेशियोज एंड द जीएनपी रेशियोज आर आल्सो वेरी एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, बैंक ने और एक चीज बोला है, बैंक ने बोला है कि जो उनका जो उनका कॉन्टिजेंसी प्रोविजन था विच वाज अराउंड 160 करोड़ वो लोग मेंटेन कर रहे थे फॉर द एमएफआई बुक, उसमें 35 करोड़ दे यूटिलाइज दिस क्वार्टर एंड 130 करोड़ वो अभी भी उनके पास एज अ सेफ्टी नेट रखे हैं, which if there's any sort of bad news coming in any time, they can use that contingency provision, but that won't hit my PAT margin because that is already counted, right? इसके बारे में मैनेजमेंट ने बोला है। मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस की लोन डिसबर्समेंट हुई है ना, जो Q4 में दैट वाज अराउंड 1487 करोड़ कंपेयर टू रुपीज 759 करोड़ जो उन्होंने एक साल पहले किया था, एंड Q3 में उन्होंने 1174 किया था। So management is saying कि we have grown this by almost 100% on a YOY level and around 20-30% on a QOQ level. Q because मेरा asset quality in my MFI book is also very good and now I see now क्योंकि MFI is a very important segment for the bank also, right? वो अभी MFI को 3 to 5% of the book में रखे, but they would ideally want to keep it below 10% and increase it slightly because MFI में बहुत हाई रेट पे लेंडिंग कर सकते हैं बैंक, और हाई रेट पे लेंडिंग करने की वजह से उनका जो यील्ड होता है वो ज्यादा होता है, एंड दिस प्लेज अ फैक्टर इन मेकिंग द निम्स ग्रो। तो बैंक की निम्स अगर हम लोग बात करते हैं ना, बैंक की निम्स इज अराउंड 5.75% ऑन अ ईयरली लेवल, राइट? बैंक बोल रहा है कि जब तक मेरा कॉर्पोरेट लोन बुक थोड़ा स्केल नहीं होता और मेरा ये माइक्रो फाइनेंस थोड़ा स्केल अप नहीं होता, मेरे निम्स गोइंग फॉरवर्ड हायर जाने के चांसेस उतने नहीं बढ़ते। तो गाइडेंस तो मेंटेन किया है बैंक की 5.75 की लेवल पे रखेंगे, बट we'll have to see that the NIM should ideally again inch back to that higher 5.9 or 6% range based on how their yields in MFI segment come in. SMA1 and SMA2 for the RAM segment काफी improve हुआ है, बैंक बोला है over time, and now it's around 0.78%, which is like at one of the best levels historically, in fact the best level historically, right? प्रोडक्ट वाइड SMA ट्रेंड देता है ये बैंक, दिस बिकम्स आइडियल फॉर पीपल टू ट्रैक बिकॉज इससे हम लोगों को एसेट क्वालिटी के बारे में आइडिया लगता है अक्रॉस ऑल देयर डिफरेंट एसेट सेगमेंट्स। बैंक ने काफी हाईलाइट किया कि माइक्रो फाइनेंस की जो एसेट क्वालिटी 5.1% हो गई थी SMA1-2, वो अभी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स एंड नाउ इट्स एट 0.79, which is very good, which is like at industry level highs, and across all the other segments like mortgages, vehicles, MSMEs, consumer loans and credit card, asset quality is at the all time best level। तो बैंक की एसेट क्वालिटी की तरफ से देखूंगा तो इट्स डूइंग वेरी वेल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ऑन द एसेट क्वालिटी स्टेबिलिटी। यही ग्राफ वही शो करता है इन टर्म्स ऑफ होलसेल बिजनेस की एसेट क्वालिटी। द रीजन दैट दे आर नाउ इंक्रीजिंग देयर कॉर्पोरेट लोन बुक वाज सिंपल, इट्स बिकॉज नाउ देयर एसेट क्वालिटी इज एट द बेस्ट लेवल, एंड ये 0. होलसेल लेंडिंग में तो इनका एसेट क्वालिटी इज एट द ऑल टाइम लोएस्ट लेवल सिंस इंसेप्शन। सो दैट इज वेरी गुड। सो ज्यादा लोअर एंड पे प्रोविजनिंग करने की जरूरत भी नहीं होगी बैंक की, एंड एनी हिट्स ऑन स्लिपेजेस और एनी एनपीएस के आने के चांस भी कम है। या ओवरऑल लेवल पे भी बैंक की एनपीए इज एट द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स हिस्ट्री। एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मर्जर हुआ था बैंक की, तब उनका जीएनपी और एनएनपीए 3 and 1.1% रिस्पेक्टिवली था। नाउ इट्स एट 1.6 and 0.48%। इट्स अमंग द बेस्ट एसेट क्वालिटी बुक्स इन द कंट्री, काफी इन लाइन विद HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड सम ऑफ द मेजर मिड टायर बैंक्स इन द कंट्री। ये उनका टॉक था ऑन एनपीए मूवमेंट, काफी सही था, स्लिपेजेस भी नहीं थे ज्यादा एंड रिकवरीज एंड अपग्रेड्स भी अच्छे खासे हुए। बैंक ने अपनी क्रेडिट कॉस्ट के बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया था। फुल ईयर FY26 में उनकी क्रेडिट कॉस्ट 2.13% थी। बैंक ने बोला है कि दैट इज अ रिडक्शन ऑफ 33 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, और अगर हम लोग पूरा कंटिजेंट प्रोविजन यूज करते हैं तो FY26 की क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 2.08%। दिस वाज ऑल अराउंड द क्रेडिट कॉस्ट। They said that it would ideally keep on coming down
यही ग्राफ आपको वही शो करता है कि अगर क्रेडिट कॉस्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस को हटा दे तो बैंक की अभी करंट क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 1.91% ऑफ एवरेज फंडेड एसेट्स, विच इज लाइक वेरी गुड. दैट इज मोर ऑन क्रेडिट कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. एक क्विकली लास्ट एक चीज देख लेते हैं फ्रॉम द बैंक. वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नॉर्मलाइज इनकम स्टेटमेंट. सो देखो इसमें ना व्हाट द बैंक हैज सेड दैट कि मेरा जो ऑपरेटिंग इनकम था ना, मेरा जो ऑपरेटिंग इनकम होता है एक बैंक का, वो 7,740 करोड़ था. ठीक है, दैट इज अ 13.8% इंक्रीज. बट मेरा जो मैंने रिपोर्ट किया जो नंबर्स, उसमें ना काफी वन ऑफ्स थे. वन ऑफ्स क्या क्या थे? एक तो मेरा ट्रेडिंग लॉस. ट्रेडिंग लॉस क्यों हुआ था? बैंक बोल रहा था देयर वाज अ वाइडनिंग ऑफ व्हील्स इन जीसेक, जिसके वजह से मेरा 157 करोड़ की ट्रेडिंग लॉस हुई. सेकेंडली मुझे प्रोविजन करना पड़ा. आई टू रीपे अ पार्ट ऑफ माय होल्डिंग्स बैक टू द चंडीगढ़ ब्रांच के जो जिनका भी वो था. दैट वाज अराउंड फ्रॉड के पोस्ट के 483 करोड़ उन लोगों को पेमेंट करना पड़ा. तो ये दोनों वन ऑफ इवेंट्स को अगर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, राइट, एडजस्ट कर देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि बैंक की प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना अराउंड 994 करोड़ थी फॉर Q4 FY26, विच इज 175% राइज ऑन अ YOY लेवल. ये इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, तो हम लोग को क्या दिख रहा है? हम लोग को दिख रहा है कि बैंक की प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज एक्चुअली डिक्लाइंड ऑन अ YOY लेवल. बट दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज बैंक ने जो बोला कि उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी, एक बिकॉज ऑफ द फ्रॉड इवेंट, एंड सेकेंडली उन लोगों को ट्रेडिंग लॉस भी बुक करना पड़ा. ठीक है, बैंक ने ये भी बोला कि दे हैड रिसीव्ड एन इनकम टैक्स रिवर्सल इसमें, और इनका उसमें अराउंड 170 करोड़ उन लोगों को पैसा मिला था फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट दे हैव रिमूव दैट फ्रॉम द कैलकुलेशन हियर टू शो यू अ स्टेडी स्टेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो बैंक यही बोल रहा है कि अगर सब नॉर्मलाइज होता, अगर मेरा ट्रेजरी लॉस नहीं होता, मेरा इनकम टैक्स रिफंड नहीं आता, एंड मेरा ये फ्रॉड इंसिडेंट जो फरवरी में हुआ था वो नहीं होता, देन आई वुड हैव ग्रोन माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय अराउंड 145%, जो would highlight the exact operational strength of the bank and that the bank is at least from a business perspective doing good. ठीक है, देन फी इनकम के बारे में थोड़ा बातचीत है. This particular slide highlights all the other sources of income that the bank has other than net interest income. Those includes fees income, general banking fees, credit card and toll, trade and kind. तो ये काफी diversified है. This shows that the bank is particular segment में बहुत ही concentrated नहीं है in terms of any particular segment, and this is a good thing for the bank. OPEX पे आ जाते हैं. बैंक को काफी टाइम पूछा गया इन द कॉन कॉल कि आपका OPEX के ऊपर क्या गाइडेंस है. So they said that my OPEX will remain at the 12 to 13% level. ठीक है, but Q1 of FY27 में मेरा OPEX थोड़ा बढ़ सकता है. That is because they will open some new branches and कुछ उनके expenses जो उस क्वार्टर में बुक में डाला जाएगा. But over the year Q2, Q3, 4 में OPEX फिर से नीचे हो जाएगा, and for an entire year that will stabilize around the 13 to 14% range. बैंक ने ये बोला कि देखो OPEX मेरा 13 to 14% से बन रहा है, बट मेरा बैंकिंग बुक बहुत उससे पेस ज्यादा में बढ़ रहा है. बैंकिंग बुक का मतलब उनका जो एसेट्स और लाइबिलिटीज, उनका जो लोन्स और डिपॉजिट्स है, दैट इज ग्रोइंग ऑन अ YOY लेवल एट द रेट ऑफ 18.6 to 19%. तो बैंक बोल रहा है कि ये जो डेल्टा बन रहा है, बिजनेस बुक जो 19% पे ग्रो कर रहा है, एंड जो मेरा OPEX 13-14% में ग्रो कर रहा है, इनमें जो 5% जो डेल्टा बन रहा है, राइट, तो दैट डेल्टा इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज गोइंग फॉरवर्ड. इससे अगर आप कॉस्ट ऑफ जो उनका कॉस्ट ऑफ वो बन रहा है उसको भी हटा देते हो, जो कि अराउंड 2% है, तो आप देखोगे कि बैंक इज ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस मॉडल जो काफी प्रॉफिटेबल है. वही था, वो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग का OPEX लेवरेज भी किक इन हो रहा है धीरे धीरे, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल किक इन इवन मोर. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि द मोर वी फोकस ऑन MFI, द मोर वी स्केल अप आवर डिपॉजिट्स, मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऐसे नीचे होएगा एज माई कासा रिटर्न्स बैक, एंड OPEX जैसे 12-13% पे रहता है, मुझे लेवरेज मिलेगा, एंड दैट लेवरेज विल हेल्प मी इंक्रीज माई ROA. तो काफी एनालिस्ट का यही क्वेश्चन था कि आपका ROA तो लेस देन 1% है, एनी टाइमलाइन यू वांट टू गिव टू इंक्रीज योर ROA टू द 1% लेवल, टू इंक्रीज इट फर्दर बियॉन्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर अ बैंक. तो दे सेड दैट राइट नाउ देयर फोकस इज on a lot of things, and ROA is also one of them, but ROA will only go up because of two things. एक तो क्रेडिट कॉस्ट जो नीचे आ रहा है every quarter, right, and दूसरा ये उनको जो OPEX लेवरेज मिलेगा, राइट, वो जब किक इन होगा बैंक से धीरे धीरे ROA 1% भी बढ़ेगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी द ROA रीच मच फर्दर हायर एज द बैंक मैच्योर्स. बैंक ने वैद्यनाथन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया है. उन्होंने बोला है कि डोंट कंपेयर आवर बैंक विद मैच्योर बैंक्स बाय लुकिंग एट ROE और ROA ओनली.
ठीक है, वो बोल रहे हैं कि दोज बैंक जिससे आप कंपेयर कर रहे हो दोज आर वेरी मैच्योर बैंक्स जिसमें उनका इंटायर कॉस्ट जो उन्होंने बैंक को बिल्ड करने में, सारे डिविजन को बिल्ड करने में लगाया था, वो एमोटाइज हो गया है, ठीक है, एंड दे आर ओनली अर्निंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गेटिंग फंड्स एंड यू नो ऑपेक्स जो उनका डेली का होता है। आईडीएफसी का सिर्फ ऑपेक्स कॉस्ट नहीं है, वो फुल कॉस्टिंग है, वो सारे बैंक के डिविजन्स को ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट एमोटाइज हुआ नहीं है, सो इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर इज मच हैवियर। इसके वजह से इट प्लेज अ लॉट ऑन आरओए एंड आरओई। जैसे इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर घटेगा, ओपेक्स लेवरेज किक इन होएगा, एंड ऑल ऑफ द लॉस मेकिंग न्यू बिजनेसेस जो उनका गोल्ड लोन है, एजुकेशन लोन, ये सारे लॉस मेकिंग सेगमेंट्स में, राइट, ये जैसे बढ़ेगा, ये जैसे प्रॉफिटेबल होगा, ब्रेक इवन होगा, आरओए इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ओपेक्स की चार्ट देखो, Q4 FY24 में ओपेक्स ऑलमोस्ट 30% थी, नाउ इट्स एट 12.3%, showing that the bank is experiencing some sort of a very lean phase growth. यही था मोरल लेस ऑन द बैंक्स रिजल्ट। एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑन द बैंक्स नेटवर्थ दैट कंटिन्यूअसली 6 ईयर्स से बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। एंड बैंक की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सो बिग वैल्यू पर शेयर करंटली एज ऑफ March 26 की एंड इज 55 रुपीज, और आईडीएफसी फर्स्ट इज ट्रेडिंग कितने पे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 67.2, तो दिस इज अराउंड आपका 1.22 1.23 की बुक वैल्यू पर शेयर, सॉरी प्राइस टू बुक, ठीक है। और ये बैंक की प्राइस टू बुक में अगर देख लूँ ये 1.2 के आसपास है अभी। तो बात ये है कि इस बैंक का ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3 चीज ड्राइव करेगा इसकी प्राइस टू बुक ऊपर जाएगा कि नहीं। एक तो इनके निम्स थोड़े इंक्रीज होने चाहिए, दूसरा रीरेटिंग फैक्टर जो होगा देखना पड़ेगा इनकी इनकी जो आरओए है, राइट, इनकी जो आरओए है दैट नीड्स टू क्रॉस द 1% मार्क। ये क्योंकि इनका डिपॉजिट और एडवांसेस बुक 20% के आसपास ग्रो करता है, तो दैट इज इटसेल्फ अ वेरी गुड इंडस्ट्री लीडिंग नंबर फॉर अ लॉट ऑफ मिड टायर बैंक्स। प्रॉब्लम है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, और जो ये वन ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं इस बैंक के साथ, राइट, आज ये फ्रॉड हो गया, प्रीवियसली देयर वाज सम अदर इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड, तो बैंक ना सस्टेनेबली अपनी मार्जिन और अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर पाता है। वी विल नीड टू नोट नाउ कि अगर ये सस्टेनेबली 3-4 क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कर पाए, अगर ये डिपॉजिट बुक भी वापस आ जाए, ये ये अपने निम्स को धीरे धीरे ग्रो कर पाए, इनका आरओए 1% क्रॉस करता है, then you will see this bank might get re-rated to 2 to 2.5, जो एक अच्छा मिड स्केल 20% ग्रोइंग बिजनेस बैंकिंग ग्रोथ की बैंक को मिलना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू नोट। So that was guys all around IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स। आई होप इट वाज काफी यूजफुल फ्यू। मैंने सारे चीजों को कंबाइन करके बोला इन डिटेल अक्रॉस द इंटायर पीपीटी एंड मैनेजमेंट की गाइडेंस। फ्यू थिंग्स यू गाइज नीड टू नोट, आरओए चेक कर लेना, वो बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। डिपॉजिट जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर पे ओनली 17% से YOY ग्रो किया एंड वेरी फ्लैट रहा। कासा बुक -2.5 से डिग्रो किया। मैनेजमेंट ने बोला है Q1 अच्छा होगा, वो देखना वेदर दे आर एबल टू वॉक द टॉक एंड वो आता है। सेकेंडली ट्रेड कॉस्ट नीचे जाना चाहिए फर्दर। इनका जो न्यू बिजनेसेस है उन पर ग्रोथ मेंटेन होना चाहिए, और MFI बुक धीरे धीरे स्केल होना चाहिए सो दैट यील्ड्स बढ़े और निम्स इंप्रूव हुए। मोरलेस यही चीजें आप लोगों को देखना है ऑन अ बैंकिंग लेवल। IDFC इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन दैट इज योर कॉल। वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है, 1.2 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। इफ एवरीथिंग गोज वेल रीरेटिंग चांस फ्यूचर में आ सकता है, स्पेसिफिकली डिपेंड करेगा आरओई एंड आरओए जैसे स्केल अप होता है बैंक का। प्रोविजन भी रिड्यूस हुए हैं, एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन लेवल पे है, सो इस कोई डाउनसाइड रिस्क अभी तो दिख नहीं रहा है, राइट। So that is all from the result. If you guys like the deep dive analysis of the IDFC First Bank, तो please like and share and subscribe to the channel. I'll be back. Q4 सीरीज तो ऐसे स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी कंपनीज वी आर ट्रैकिंग वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग एंड सारे रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू गाइज एंड बाय फॉर नाउ।